हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। In today's video, we will discuss about the some tricky question of the topic related to the mitochondria, which is very important cell organelle in the cell topic. कुछ क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, मैंने पहले अपने एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में हम ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया से। सो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट पंप प्रोटॉन्स। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें आप जानते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है और वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस पे होता है। ठीक है, तो उसमें ईटीएस में यानी कि इलेक्ट्रॉन ईटीसी में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करते हैं। और ये किस लिए होता है? ये होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। जब तक के इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा तब तक एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उसी में कुछ कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट करते हैं जिसमें से आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जो क्या होता है टोटल आपके 4 to 5 कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्या है? NADS डिहाइड्रोजनेज होता है। सेकंड आपका होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है, यानी कि पूछा गया है विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट पंप प्रोटॉन्स। यानी कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटॉन को पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स बनाने में। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करने में इन कॉम्प्लेक्सेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि आगे चल के एटीपी सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटॉन को पंप नहीं करता है? तो वो आपका यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आपका है फर्स्ट क्या होता है? NADH डिहाइड्रोजिनेट। दूसरा होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये होता है आपका साइटोक्रोमैटिन कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ है होता है आपका एटीपी सिंथेज। ये सारे ही कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? प्रोटॉन को पंप करते हैं। बट क्या होता है कि ये प्रोटॉन पंप में टेक पार्ट करते हैं सारे ही कॉम्प्लेक्सेस, बट इन्हीं में से कोई एक कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटॉन पंप नहीं करता है, बट इस प्रोसेस में वो टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या कौन सा होगा आपका? वो होगा सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है जो कि प्रोटॉन पंप में टेक पार्ट नहीं करता है। किस में टेक पार्ट नहीं करता है? प्रोटॉन पंप में। ये क्या होता है? ये एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में, बट ये एक्चुअल में प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर, यानी कि बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डियोलिपिन इज अ मेनली फाउंड इन, यानी कि कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके किस पार्ट पे कार्डियोलिपिन पाया जाता है। कार्डियोलिपिन क्या होता है, कार्डियोलिपिन एक खास तरीके का लिपिड होता है जो कि इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्डियोलिपिन इज मेनली फाउंड, यानी कि कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है आपका आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड इनर मेम्ब्रेन, सी है आपका मैट्रिक्स एंड डी साइटोप्लाज्म। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्डियोलिपिन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन पर। कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन पे। तो कार्डियोलिपिन क्या करता, क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मेंटेन करता है, यानी कि सही ढंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चलाने में ये हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि कार्डियोलिपिन एक स्पेसिफिक लिपिड होता है, जो किस तरीके का लिपिड होता है, यहाँ पर। और ये कैसा लिपिड होता है, ये होता है फास्फोलिपिड, यानी कि ये स्पेसिफिक लिपिड है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये होता है फास्फोलिपिड। और ये करता क्या है, ईटीएस चेन को यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये मेंटेन करता है। ठीक है, इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक, दिस टर्म इज अ वेरी अप्रोप्रिएट। तो ये करता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टेबलाइज करता है, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको स्टेबलाइज करता है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है उसको ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसमें, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो करता क्या है, वो एटीपी की सिंथेसिस करता है, उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट करते हैं उन सबको ये स्टेबलाइज करता है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि ईटीसी जो चेन होता है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके। अगर अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इस लिपिड की, यानी कि फॉस्फोलिपिड जो कि कार्डियोलिपिन है, अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो जो ईटीसी होता है ये अफेक्ट होता है, यानी कि ये सही से काम नहीं करता है। यानी कि तब क्या होगा, जब ये सही से काम नहीं करेगा तो ये जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि कम होने लगेगा या फिर नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड एक, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसको कहते क्या है, इसको कहते हैं बार्थ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ कार्डियोलिपिन लीड्स टू बार्थ सिंड्रोम। ठीक है, और जब बार्थ सिंड्रोम हो जाएगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिसरप्ट होती है। जब फंक्शनिंग डिसरप्ट होगी तो जो उसका मेन काम होता है एटीपी सिंथेसिस का, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कार्डियोलिपिन इज मेनली फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, मैंने आपको
जो थियरी वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है लाइक न्यूक्लियस। बट जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसमें का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के डीएनए की तरह प्रॉपरली काम नहीं करता। ये डीएनए ऐसा होता है जो केवल कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कैसे आता है, किससे इनहेरिट होता है, मदर से कि फादर से? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फॉर्म, कहाँ से ये आता है, कहाँ से इनहेरिट होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फादर, मदर, बोथ या रैंडमली। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, मदर से। वाई इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर? बिकॉज जब स्पर्म जो होता है, जब ये ओवम से फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाता है, उस टाइम क्या होता है कि जो ये आपका स्पर्म हो गया, तो स्पर्म से जब यहाँ का न्यूक्लियस निकल के ओवम से फर्टिलाइज करता है, तो उस दौरान यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यहीं पे रह जाता है, यानी कि ये एग में एंटर नहीं करता है। ठीक है, तो स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एग के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। एग के बाहर ही जब छोड़ दिया जाता है तो इसमें केवल जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वही केवल इंटर करता है। ठीक है, ये एन होता है और ये भी एन होता है, जो बनाता है क्या, 2n। तो यहां से क्या होता है, जब स्पर्म यहाँ पहुंचता है एक के पास तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर छोड़ दिया जाता है और एक में केवल न्यूक्लियस वाला पार्ट जाता है। दैट्स वाई मतलब इसका जो क्रोमोसोम होता है वो एंटर करता है यहाँ पे, इसका डीएनए केवल एंटर करता है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं, आपका सेंट्रियोल होता है, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब बाहर ही छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से जो एक का माइटोकॉन्ड्रिया है होता है वो ही जाइगोट में पहुंचता है। एक्स माइटोकॉन्ड्रिया इंटर इनटू जाइगोट। तो इसीलिए जो है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर, बिकॉज जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एग में एंटर ही नहीं करता है, यानी कि एग के क्रोमोसोम से, एग के डीएनए से वो फ्यूज ही नहीं करता है। तो जो एग में जो आपका सब्सटेंस होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वही इनहेरिट होते हैं जाइगोट में, यानी कि एम्ब्रियो में। दैट्स वाई जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कहाँ से इनहेरिट होता है, मदर से, फादर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाया जाता है, या फिर दोनों में पाया जाता है, बोथ क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ पार्ट ऑफ बोथ क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी। क्रेब्स साइकिल में भी ये सेम फंक्शन करता है, यानी कि सक्सिनेट
जो सक्सिनेट होता है उसको ये किस में चेंज करता है, फ्यूमारेट में। FeDH2। तो ये तो क्या होता है कि जो सक्सिनेट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, फ्यूमरेट में। तो ये जो है वो दोनों में ही पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका अनकपलर्स इंक्रीज। जो अनकपलर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एटीपी सिंथेसिस में, हीट प्रोडक्शन में, प्रोटॉन ग्रेडियंट में एंड NADH ऑक्सीडेशन में। तो अनकपलर्स करते क्या हैं, ये आपके हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंसिटिव टू क्लोरोएम्फेनिकॉल बिकॉज दे हैव। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेंसिटिव होता है किससे? क्लोरोएम्फेनिकॉल से। बिकॉज दे हैव, क्यों? क्योंकि ये इनके पास क्या होता है, 80s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स, नो राइबोसोम्स एंड नो DNA। तो आपका ऑप्शन उसमें हो जाएगा 70s राइबोसोम। कैसे? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोएम्फेनिकॉल होता है, दोनों के पास ही 70s राइबोसोम्स होते हैं। और 70s राइबोसोम्स किसमें टेक पार्ट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोएम्फेनिकॉल दोनों दोनों में क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम्स। जब 70s राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है तो क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को चेकआउट कर देता है, यानी कि फिर प्रोटीन की सिंथेसिस उसमें नहीं हो पाती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेंसिटिव माना जाता है क्लोरोएम्फेनिकॉल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न एटीपी यील्ड पर ग्लूकोज इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो मॉडर्न एटीपी यील्ड है, यानी कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में जब एटीपी की सिंथेसिस होती है किससे? NADH से एंड FeDH से, तो उसमें क्या होता है, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसकी बात करें तो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटीपी होती है कितने नंबर में बनती है, 38 में, 36 में, 30 से 32 में या फिर 24 में। तो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है वो बताती है कि टोटल 30 यानी कि दिस ऑप्शन इज राइट, 30 से लेकर 32 एटीपी बनते हैं। जो पुराने यील्ड थी एटीपी की, उसमें क्या होता था कि 38 एटीपी बनती थी। तो क्या होता है कि जो पुरानी हाइपोथेसिस वो बताती थी कि 38 एटीपी बनता है। वाई? बिकॉज तब क्या था कि हम मानते थे कि NADH से हमको 3 एटीपी मिल रही है। ठीक, एंड FADH से हमको मिल रही है टोटल 2 एटीपी। पर जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि NADH से 2.5 एटीपी बन रही है, जबकि FDH से 1.5 एटीपी बन रही है।
तो यहाँ से वो डिफरेंस आया है। पहले क्या माना जाता था, NADH से 3 ATP बन रहा है, FADH से 2 ATP बन रहा है, तो इसके नंबर 38 ATP हो जाते थे। बट जब ये माना जाने लगा कि NADH से 2.5 ATP एंड FADH से 1.5 ATP बन रही है, तब ये काउंट क्या हो गया, ये डिक्रीज होके 30 से 32 ATP हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है ये भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनाइड ब्लॉक्स विथ विच कॉम्प्लेक्स, यानी कि साइनाइड जो होता है कौन से कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 4 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। उसमें क्या होता है कि Na जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसे होता है, एंजाइम यू। उसके बाद ये कहाँ पे आता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, यानी कि साइटोक्रोम PC1। फिर आपका एक और कैरियर प्रोटीन इसमें शामिल होता है, साइटोक्रोम C, एंड देन इट ट्रांसफर टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आफ्टर दैट इट ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। फिर ये क्या बनाता है यहाँ पे, H2O। तो ये फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो ऑक्सीजन के पास पहुंचता है, आगे चल के ये फिर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। तो जो आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, सॉरी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ कॉम्प्लेक्स को शायद ATP सिंथेज बताया था, जबकि वो नहीं है, वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि आपका है फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इसको ब्लॉक कर देता है क्या, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड इस कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि साइनाइड ब्लॉक्स विच कॉम्प्लेक्स। तो जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वो ब्लॉक करता है किसको, फोर्थ कॉम्प्लेक्स को। तो हियर योर आंसर इज अ डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरिन्स आर लोकेटेड इन, यानी कि पोरिन प्रोटीन जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, मैट्रिक्स पे पाया जाता है, और क्रिस्टी पे पाया जाता है। तो जो पोरिन प्रोटीन होता है वो पाया जाता है किस पे, आउटर मेम्ब्रेन पे। तो पोरिन प्रोटीन कहाँ पाया जा रहा है, आउटर मेम्ब्रेन पे, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमी ऑस्मोटिक थियरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जो केमी ऑस्मेटिक थियरी थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, क्रेब्स के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, मिचेल के द्वारा, या फिर लेनेंजर के द्वारा। तो ये थियरी दी गई थी किसके द्वारा, मिचेल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने केमी ऑस्मोटिक थियरी दिया था और ये बताया था कि जो ATP की सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, केमी ऑस्मोटिक थियरी में इन्होंने बताया था जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसी के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉम्प्लेक्स थर्ड इज अ ब्लॉक्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म एक्यूमुलेट्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म एक्यूमुलेट्स, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थर्ड के पास, यानी कि साइटोक्रोम BC1 के पास। तो NADH से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा FADH के पास, फिर साइटोक्रोम
क्यू के पास, उसके बाद कोएंजाइम क्यू के पास, फिर उसके बाद साइटोक्रोम BC1, ऐसे ये नेक्स्ट पहुंचेगा आपका सेकेंड प्रोटीन कैरियर के पास जो आपका होता है साइटोक्रोम C। आफ्टर दैट आपका ये पहुंच जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, देन फाइनली ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर। तो ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक, इफ कॉम्प्लेक्स थर्ड इज अ ब्लॉक्ड देन व्हाट हैपेंस। तो क्या होगा कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा किसके पास, कोएंजाइम यूबिक्विनोन के पास। ठीक है, कहाँ पे, कोएंजाइम यूबिक्विनोन के पास, जो कि क्या है, एक कैरियर प्रोटीन है। जो ETC होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसमें 2 कैरियर प्रोटीन टेक पार्ट करते हैं, जो कि है आपका कोएंजाइम यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। ये क्या होते हैं, बोथ क्या है, कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, वो कोएंजाइम यूबिक्विनोन के पास होगा, यानी कि ये रिड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट आपका, यानी कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई NADH एंड NAD प्लस रेशियो इनहिबिट्स। क्या करेगा कि जब NADH का अमाउंट है जब वो अधिक होगा तो क्या इनहिबिट होगा, कौन सी प्रोसेस इनहिबिट होगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC एंड ATP सिंथेसिस। क्या होगा, तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा ATP की, सॉरी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। ठीक, क्या होगा कि जब पहले से ही NADH का अमाउंट ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो क्रेब्स साइकिल क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो किससे कंट्रोल होता है, वो ग्लूकोकाइनेज यानी कि फ्रक्टोकाइनेज से कंट्रोल होता है। और जो ETC है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है किससे, NADH से ऑक्सीजन के पास। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे, NADH के हाई रेशियो से। ठीक है, और जो ATP सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है ETC के द्वारा, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हो रही है। तो डायरेक्टली जो इसका रिलेशन है वो किससे है, वो क्रेब्स साइकिल से है। कहाँ पे इसका जब फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल से NADH का फॉर्मेशन होता है, तो जहाँ पर वहाँ पर अगर NADH हाई अमाउंट में है तो क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, इनहिबिट होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, यानी कि ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे एब्सेंट होता है, मसल में, न्यूरॉन में, RBC में, लीवर में। मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है, और ये कहाँ पे, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये फुली डेवलप्ड होते हैं, बट ये RBC में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स किस में नहीं पाए जाते हैं, मैच्योर RBC में ये नहीं पाए जाते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है, बट जो मेच्योर RBC होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है,
इमेच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मैच्योर आरबीसी। तो इन में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज यूज टू। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसका यूज कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में, प्रोटॉन को पंप करने में, NADH के फॉर्मेशन में, या फिर ब्रेक ग्लूकोज को तोड़ने में। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा वो क्या करती है, उसका यूज कहाँ पे हो जाता है? प्रोटॉन को पंप करने में। किसमें? प्रोटॉन को पंप करने में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स पीएच कंपेयर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज, यानी कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस होता है उसका पीएच कैसा होता है? ठीक, तो उसका पीएच कैसा होता है मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जब हम मैट्रिक्स और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पीएच की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स का पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी कि उसका पीएच हाई होता है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है उसका पीएच क्या होता है? लो होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लो होता है। मैट्रिक्स पीएच कंपेयर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसमें मेनली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैट्रिक्स के पीएच के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई होगा, उसका पीएच क्या होगा? हाई हो जाएगा। क्यों होगा? तो जो मैट्रिक्स होता है यहाँ से जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना होता है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स बनाना होता है, ग्रेडियंट बनाता होता है। तो प्रोटॉन को पंप करना होता है मैट्रिक्स से। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन पर। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक, तो जो मैट्रिक्स से होता है क्या होता है? प्रोटॉन जो है पंप करके कहाँ पे ले जाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां पे क्या होता है? प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रोटॉन डिक्रीज कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो ये जो रीजन होता है वो अल्कलाइन हो जाता है। ठीक, और ये रीजन क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ठीक, तो मैट्रिक्स पीएच कंपेयर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज हायर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटॉन एक्यूमुलेशन अकर्स इन। जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है वो कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, या फिर क्रिस्टी पे होता है। तो जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है पंप करके कहाँ पे ले जाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन के पास। तो कहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कपल्स, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है तो और कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स,
इलेक्ट्रॉन मोटिव, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी सिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन है आपका क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। फोर्थ है आपका डीएनए एंड एटीपी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसी के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसी के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कपल्स विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलिपिन डिफिशियंसी मेनली अफेक्ट्स। जो कार्डियोलिपिन की डिफिशियंसी थी वो किसको अफेक्ट करेगी? आउटर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। तो ये किसको अफेक्ट करेगी? मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया था कि जो कार्डियोलिपिन होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन पे। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बनाए रखता है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, तो कार्डियोलिपिन डिफिशियंसी मेनली किसको अफेक्ट करेगी? इनर मेम्ब्रेन को। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसकी इंटीग्रिटी को ये अफेक्ट करती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। तो ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। कार्डियोलिपिन क्या करता है? जितने भी कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उन सभी को ये मेंटेन करता है, उनकी इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम साइज इज। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम होता है वो कैसा होता है? लार्जर देन न्यूक्लियर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लार्जर देन न्यूक्लियर, सेकंड स्मॉलर देन न्यूक्लियर, सी इक्वल यानी कि न्यूक्लियर में जो जीनोम पाया जाता है उसके इक्वल होता है, और ये आरएनए बेस्ड होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। स्मॉलर देन न्यूक्लियर जीनोम। तो जो न्यूक्लियस में जो जीनोम पाया जाता है उससे माइटोकॉन्ड्रियल का जीनोम जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज। ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है यानी कि जो उसको कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को, वो इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज होता है? जब एटीपी हाई होता है, एडीपी हाई होता है, एनएडीएच लो होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होता है। तो ऑक्सीजन का कंजप्शन किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन का कंजप्शन रिलेटेड है जब ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास आते हैं, और उसके बाद क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो ये किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? एटीपी के बनने से। तो जब एडीपी हाई होगा तभी एटीपी को और अधिक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होगा वो कब हाई होगा? जब एडीपी अधिक मात्रा में पाया जाएगा। कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। एटीपी को ज़्यादा बनाने के लिए एडीपी का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एडीपी जब हाई होगा तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन अधिक होगा एटीपी को बनाने के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होगा तभी एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एटीपी प्रोटॉन ग्रेडियंट कब मेंटेन होगा? जब एडीपी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब। तो यहां भी आपको ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईटीसी स्टॉप्स इमीडिएटली इफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगा तुरंत कब? यदि एडीपी एब्सेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट, ग्लूकोज एब्सेंट एंड पायरोवेट एब्सेंट। तो जो एडीपी है वो अगर एब्सेंट होगा तो क्या एटीसी स्टॉप हो जाएगा? नहीं। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब ईटीसी स्टॉप हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज द
फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा। एडीपी उसमें कुछ मात्रा में रहेगा, क्योंकि जो एडीपी है वो क्या करता है, एडीपी के द्वारा जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब हाई एडीपी प्रेजेंट होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है कैसे? ऑक्सीजन के कंजम्पशन से। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फाइनल एक्सेप्टर है वो अगर अब्सेंट होगा तो ईटीसी चेन जो है कि इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। ग्लूकोज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने में, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। पायरुवेट जो है वो प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो जो डायरेक्टली रिलेट करता है किससे? ऑक्सीजन के एब्सेंस से। तो ईटीसी कब स्टॉप होगी? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी ऑटोनॉमस मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनॉमस मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट? बिकॉज पार्सली डिपेंड ऑन अ न्यूक्लियर जीन्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता है? नहीं, ये रॉन्ग है। न्यूक्लियस से ये डिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियस पे। फुली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, पूरी तरीके से सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेनल प्रोटीन होते हैं केवल वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो साइटोप्लाज्म से आते हैं। और वो बनते कहाँ हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनॉमस होता है, बिकॉज पूरे प्रोटीन यानी जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन होते हैं वो पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से नहीं बनते हैं। ये किस पे बनते हैं? ये न्यूक्लियस में बनते हैं। दैट्स वाई ये पार्सली डिपेंडेंट किस पे होता है? न्यूक्लियर जीन्स पर होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द, यानी कि टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिस्टम में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपका आंसर है इसमें सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिस्टम में। टिम क्या होता है? टिम एंड टॉम ये भी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे एंड इनर मेम्ब्रेन पे। ये करते क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन का फ्रॉम न्यूक्लियस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यानी कि जो न्यूक्लियस में जिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टिम टॉम प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और इन्वॉल्व इन, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में टेक पार्ट करते हैं। किसके प्रोटीन के? माइटोकॉन्ड्रिया की। टिम एंड टॉम
ऑफ inner membrane and translocation of outer membrane। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में टेक पार्ट करते हैं। कहाँ पे? ये साइटोप्लाज्म से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द, यानी कि जो ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल के जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, या फिर गोल्गी बॉडीज में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है न्यूक्लियस पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि बी ऑप्शन। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि क्यों उसका ये ऑप्शन राइट है और क्यों रॉन्ग है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएं और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।